हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो आज हम लोग इरावती कर्वे की कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे। तो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग क्लियर कर दीजिए कि वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं, ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं, इरावती कर्वे के बारे में। इरावती कर्वे वॉज अ पायनियरिंग इंडियन सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एजुकेशनलिस्ट एंड राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र, इंडिया। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? महाराष्ट्र, इंडिया से बिलोंग करती हैं। एक सोशोलॉजिस्ट भी है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं और एजुकेशनिस्ट के साथ साथ राइटर भी हैं। शी वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ जीएस घुरे, और ये जो है जीएस घुरे की स्टूडेंट थी। फाउंडर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, जो फाउंडर थे इंडियन सोशोलॉजी के एंड सोशोलॉजी इन इंडिया के। शी हैज बीन क्लेम्ड टू बी द फर्स्ट फीमेल इंडियन सोशोलॉजी। इनको माना जाता है कि ये जो है पहली इंडियन फीमेल सोशोलॉजिस्ट हैं। इरावती कर्वे भारत की शिक्षा शास्त्री, लेखिका एवं निर्वैज्ञानिक थी। ठीक, इनका जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1905 को म्यांमार, बर्मा में। ठीक, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 11 अगस्त 1970 पुणे में हुई। ठीक, गुड इवनिंग। वॉइस पीपीटी क्लियर आ रही है ना? शी वॉज अ क्रिश्चियन ब्राह्मण। तो ये चित्रण ब्राह्मण, ये जो है क्या थे, ब्राह्मण के भी कई टाइप्स होते हैं, उसमें ये जो है चित्रण ब्राह्मण थी। ठीक, वह एक चित्रण ब्राह्मण थी। हर वर्क इन्वॉल्व कलेक्टिंग एंथ्रोपोमेट्रिक एंड लिंग्विस्टिक डाटा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो इनका जो वर्क था वो ज़्यादातर किसमें था? एंथ्रोपोमेट्रिक एंड लिंग्विस्टिक डाटा कलेक्ट करना इंडिया के अलग अलग पार्ट से। डिस्पाइट बीइंग अनकॉमन फॉर वीमेन टू डू फील्ड वर्क, उस टाइम पे ये बहुत ही मतलब अनकॉमन था, मतलब बहुत आम चलन नहीं था कि फीमेल लोग जाकर फील्ड वर्क करें। इस वजह से थोड़ा सा मतलब मुश्किल काम था, लेकिन इन्होंने ये काम किया कि इंडिया के अलग अलग पार्ट से डाटा को कलेक्ट किया। डिस्पाइट बीइंग कॉमन अनकॉमन फॉर वीमेन टू डू फील्ड वर्क। वो एक चित्रण ब्राह्मण थी। उनके काम में भारत के विभिन्न हिस्सों से एंथ्रोपोमेटिक और भाषाई डाटा एकत्रित करना शामिल। ठीक, महिलाओं के लिए फील्ड वर्क करना असमान होने के बावजूद, तो उस वक्त जो है महिलाएं फील्ड वर्क नहीं करती थी। ये मतलब सामान्य चीज नहीं थी। अभी आप देखेंगे कि महिलाएं फील्ड वर्क करने लगी हैं, लेकिन उस टाइम पे महिलाओं के लिए फील्ड वर्क करना समान बात नहीं थी। उसके बावजूद इन्होंने जो है फील्ड वर्क करके भारत के अलग अलग हिस्सों से एंथ्रोपोमेट्रिक और भाषाई डाटा को एकत्रित किया था। ठीक, इरावती कर्वे वाज पायनियरिंग इंडियन सोशोलॉजिस्ट। इरावती कर्वे एक पायनियरिंग इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे, as well as collecting folk songs and translating feminist poetry। तो ये ज़्यादातर क्या काम करती थी? फोक सॉन्ग्स को कलेक्ट करती थी और फेमिनिस्ट पोएट्री को ट्रांसलेट करती थी। इरावती कर्वे एक अग्रणी भारतीय समाजशास्त्री थी।
ठीक, तो ये एक जो है अग्रणीय भारतीय समाजशास्त्री थी। साथ ही साथ उन्होंने लोकगीतों का संग्रह किया और नारीवादी कविता का अनुवाद भी किया। तो लोकगीतों का भी कलेक्शन इनके पास था और नारीवादी कविताएं जो थी अ, उनका अनुवाद भी इन्होंने किया। हर मेजर एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क आर कंसर्न विद द फॉलोइंग। ठीक, तो इनका जो मेजर एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क था वो किससे कंसर्न था, ये फॉलोइंग चीजों से कंसर्न था। उनका उसका प्रमुख मानव शास्त्रीय कार्य निम्नलिखित से संबंधित है। तो कौन कौन सी चीजों से संबंधित है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। पहली चीज जो है इसके उनके जो एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क थे उनमें जो सबसे पहला कॉन्सर्न आता है वो क्या आता है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। ठीक, तो ज्यादातर जो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी, मेनली एंथ्रोपोमेट्रिक इन्वेस्टिगेशन, इसमें ज्यादातर उन्होंने जो है एंथ्रोपोमेट्रिक इन्वेस्टिगेशन किया है। भौतिक मानव विज्ञान और पुरातत्व, मुख्य रूप से मानव शास्त्रीय जांच। ठीक, तो सबसे पहला जो कॉन्सर्न उनका था वो क्या था, भौतिक मानव विज्ञान और पुरातत्व था, जिसमें वो मुख्य रूप से जो है मानव शास्त्रीय जांच करती थी। नेक्स्ट कॉन्सर्न क्या था, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ने मतलब कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में इरावती कर्वे ने किनशिप, कास्ट, विलेज, कम्युनिटी, ट्राइब्स, इन सब की स्टडी किया है। ठीक, सांस्कृतिक निर्विज्ञान, रिश्तेदारी, जाति, ग्राम, समुदाय, जनजातियों जो संयुक्त इंडोलॉजिकल अध्ययन, लोकगीत, महाकाव्य, मौखिक परंपराएं, इन सब की स्टडी उन्होंने किया है दूसरी उसमें। तीसरा क्या है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने क्या स्टडी किया है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में इन्होंने क्या स्टडी किया है, वीकली मार्केट्स, जो वीकली मार्केट्स लगती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे वीकली मार्केट्स लगती हैं, उनकी स्टडी किया है। डैम डिस्प्लेस की स्टडी किया है। अर्बनाइजेशन, पैस्टोरलिस्ट, पैस्टोरलिस्ट मतलब जो चरवाहे होते हैं उनकी, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजों की स्टडी इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में किया है। साप्ताहिक बाजार, बांध विस्थापित, शहरीकरण, देहाती, स्थानिक संगठन, इन सब का अध्ययन जो है उन्होंने तीसरे चरण में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में किया। ठीक, चौथा जो है वो कंटेम्पररी सोशल कमेंट। कंटेम्पररी सोशल कमेंट जिसमें उन्होंने विमेन, लैंग्वेज, रेस के बारे में स्टडी किया है। समकालीन सामाजिक टिप्पणी जिसमें उन्होंने महिला, भाषा, जाति से रिलेटेड अध्ययन किया है। तो थोड़ा सा मतलब इनके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत लेंदी लेंदी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि किनसे फ्रॉम फॉर्म ऑफ इंडिया अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इन्होंने चार टाइप्स बताए हैं, चार पार्ट्स में डिवाइड किया इंडिया को। तो थोड़ा लेंदी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके बाहर आपको इरावती कर्वे के बारे में एटलीस्ट एनटीए नेट के बारे लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक, किनशिप फॉर्म्स ऑफ इंडिया, भारत का नातेदारी रूप क्या है। ठीक, तो किनशिप पैटर्न आइडेंटिफाइड बाय कर्वे इन द बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया आर। तो इन्होंने किनशिप पैटर्न को किसमें आइडेंटिफाई किया है, अपनी एक बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में स्टडी किया है। कर्वे द्वारा अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में पहचान किए गए नातेदारी पैटर्न है। तो नातेदारी पैटर्न जो है वो कौन कौन से हैं, तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इनकी पुस्तक थी जिसमें इन्होंने किनशिप की पहचान की थी। अब ये कौन कौन से हैं, नातेदारी की पहचान की थी, कौन कौन से टाइप्स के हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है वो क्या है, इंडो यूरोपियन और सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन इन द नॉर्दर्न जोन। तो इन्होंने पाया कि जो है ज्यादातर नॉर्दर्न जोन में जो है वो क्या है, इंडो यूरोपियन और सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। ठीक, उत्तरी क्षेत्र में भारत यूरोपीय या सांस्कृतिक संगठन पाए जाते हैं। द्रविडियन किनशिप इन द सदर्न जोन, सदर्न जोन में ज्यादातर द्रविडियन किनशिप पाए जाते हैं। ठीक, सदर्न जोन में ज्यादातर जो है वो द्रविडियन किनशिप पाई जाती है। दक्षिणी क्षेत्र में द्रविड़ रिश्तेदारी पाई जाती है। ठीक, तीसरा क्या है, अ सेंट्रल जोन ऑफ मिक्स पैटर्न। तो सेंट्रल जोन में ज्यादातर मिक्स पैटर्न पाया जाता है। ज्यादातर ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक, सेंट्रल जोन में क्या आता है, महाराष्ट्र आता है, जिसमें मिक्स पैटर्न जो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन है उसका मिक्स पैटर्न पाया जाता है।
मिश्रित पैटर्न का एक केंद्रीय क्षेत्र में जो है मिश्रित पैटर्न पाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक। मंडारी किनशिप, मुंडारी किनशिप कह सकते हैं या मंदारी किनशिप कह सकते हैं। मुंडारी किनशिप सिस्टम इन द ईस्ट, ईस्ट में ज्यादातर मुंडारी किनशिप सिस्टम पाया जाता है। पूर्व में मुंडारी नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं वन बाय वन क्या है। तो सबसे पहले आता है नॉर्थ इंडिया एंड किनशिप। नॉर्थ इंडिया में किनशिप कैसा है, तो आपको ये समझना होगा कि रावती कर्वे ने पूरे भारत को 4 पार्ट्स में बांटा था। नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल एंड लास्ट वन इज ईस्ट। ठीक। तो आपको वेस्ट छोड़ के बाकी याद रखना है, वेस्ट की जगह पे आपको सेंट्रल रख लेना है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट होता है ना, तो उसमें वेस्ट की जगह पे सेंट्रल रख दीजिए, बाकी सारे पार्ट्स सेम टू सेम। अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर्न पार्ट में जो भी किनशिप सिस्टम है उसको जब पढ़ेंगे हम लोग, तो वो मुंडारी क्या होता है वो डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडिया एंड किनशिप, उत्तर भारत और रिश्तेदारी। इन नॉर्दर्न इंडिया वी हैव ब्लड रिलेशन। तो नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादातर जो रिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, किनशिप जो होती है वो ज्यादातर रिलेशन के बेसिस पे होती है। अफिनल रिलेशन होता है। ब्लड ब्लड रिलेशन और अफिनल रिलेशन। ब्लड रिलेशन किसको कहेंगे, जिस जो हम हमसे रिलेटेड होते हैं ब्लड के जरिए, जैसे हमारे भाई बहन जो हैं वो ब्लड रिलेशन रखते हैं। अफिनल अफिनल कहते हैं मैरिज। ठीक। अफिनल रिलेशन मतलब कि जो मैरिज के थ्रू रिलेशन बनते हैं उनको अफिनल रिलेशनशिप कहा जाता है। रक्त संबंध यानी कि जो हम जिनसे हमारा हमारा जो है खूनी रिश्ता होता है वो रक्त संबंध में आ जाते हैं। उसके बाद जो मैरिज के जरिए यानी कि विवाह के जरिए आते हैं उनको विवाह संबंध में रखा जाता है। तो ये नॉर्थन जोन में 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, एक ब्लड रिलेशन और एक अफिनल रिलेशन, रक्त संबंध और विवाह संबंध। ठीक। There are essential terms for 3 ages of immediate relations, and the term for single age cannot be exchanged for those people who are from another generation। ठीक। तत्काल संबंधों के 3 युगों के लिए आवश्यक शर्तें हैं, और उन लोगों के लिए एकल युग की शर्तों का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है जो दूसरी पीढ़ी से। ठीक। तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न इंडिया में जो दूसरी पीढ़ी से लोग आते हैं उनके साथ जो टर्म्स हैं उनका रिलेशन नहीं जोड़ा जाता है। ठीक। दीज आर एसेंशियल टर्म फॉर 3 ages of immediate relations, and the term for single age cannot be exchanged for those people who are from another generation। ठीक। The northern part of India contains Punjabi, Hindi, Sindhi, Assami, Bihari, Bengali and Nepali। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कौन कौन से लोग आ जाते हैं, पंजाबी, हिंदी, सिंधी, आसामी, बिहारी, बंगाली एंड नेपाली। भारत के उत्तरी भाग में पंजाबी, हिंदी, सिंधी, असमी, बिहारी, बंगाली और नेपाली शामिल। ठीक। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं। इन दिस पार्ट क्लेन एक्सोगैमी, यहाँ पे जो है क्लेन एक्सोगैमी होती है। क्लेन मतलब जैसे गोत्र होता है। ठीक। क्लेन एक्सोगैमी होती है, कास्ट एक्सोगैमी नहीं होती है इसमें। इन भागों में गोत्र बहिर्गमन होता है। ठीक। गोत्र बहिर्गमन मतलब कि ज्यादातर जो शादियां होंगी वो गोत्र के बाहर होंगी। ठीक। गोत्र के बाहर प्लेन एक्सोगैमी होती है। कास्ट एंडोगैमी and taboos related to sexual relations between primary relations and practice। ठीक। तो ये नॉर्दर्न इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्लेन एक्सोगैमी होता है, कास्ट एक्सोगैमी होता है, मतलब विद इन कास्ट मैरिज करना होता है, कास्ट के अंदर ही मैरिज करना होता है। तबूज होते हैं रिलेटेड टू सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन प्राइमरी रिलेशंस। तो प्राइमरी जो रिलेशंस है मतलब जो हमारे प्राइमरी रिलेशन में जो लोग आते हैं उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन के लिए तबूज होते हैं, मतलब एक रोक होती है। ठीक। जाति सजातीय विवाह। ठीक।
जातीय सजातीय विवाह मतलब कि आपको अपनी ही जाति में शादी करना है, और प्राथमिक संबंधों के बीच यौन संबंध से संबंधित वर्जनाओं का प्रचलन है। ठीक, तो ज़्यादातर जो है जो अ, प्राथमिक संबंध से रिलेटेड जो हमारे लोग होते थे, जो हमारे प्राथमिक संबंध वाले लोग होते थे, उनके साथ यौन संबंध के जो है वो बाधित थे। ठीक, ये नॉर्दर्न इंडिया की तो विशेषताएं हैं। Here the rules of शासन is followed, in which a person cannot marry in his Patri family and also avoid marriages with the Sapindra relations. यहाँ शासन का नियम का पालन किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे शासन का नियम पालन किया जाता है। अब ये शासन नियम क्या है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने पितृ परिवार में विवाह नहीं कर सकता है। ठीक, तो अपने पितृ परिवार यानी कि जो पिता से रिलेटेड पैट्री फैमिली में विवाह नहीं कर सकता, जो पिता से रिलेटेड यानी कि फादर से रिलेटेड, क्योंकि फादर का गोत्रा ही कंसीडर किया जाता है अपना गोत्रा। ठीक, तो इसीलिए फादर के परिवार से फादर की फैमिली में कभी भी मैरिज नहीं की जा सकती, यानी कि पितृ परिवार में कभी विवाह नहीं किया जा सकता है नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक, और सपिंद्रा संबंध वाले विवाहों से भी बचता है। ठीक, सपिंद्रा संबंध वाले विवाहों से भी इसमें बचा जाता है। ब्राह्मणिक हैज गोत्राज, तो जो ब्राह्मणिक हैं वो उनके पास क्या होते हैं, गोत्राज होते हैं। विच आर एन एक्सोगेमस यूनिट, जो क्या है, एक एक्सोगेमस यूनिट है, मतलब विद इन गोत्रा शादी नहीं कर सकते। एट टाइम्स दीज कास्ट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू एक्सोगेमस एंड एंडोगेमस गोत्राज। ठीक, कुछ कास्ट को जो है एंडोगेमस और एक्सोगेमस गोत्राज में भी क्लासिफाई किया गया है। ठीक, ब्राह्मणों के गोत्र हैं जो एक बहिर्वादी इकाई है। कई बार इन जातियों को बहिर्विवाही और अंतर्विवाही गोत्रों में भी वर्गीकृत किया जाता है। तो कुछ गोत्र ऐसे होते हैं जो अंतर्विवाही होते हैं और कुछ गोत्र ऐसे होते हैं जो बहिर्विवाही होते हैं। ज्यादातर गोत्र जो है वो बहिर्विवाही ही होते हैं। फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न किनशिप इन इंडिया, तो नॉर्दर्न पार्ट में जो किनशिप था उसके क्या क्या फीचर्स थे वो देखते हैं। भारत में उत्तरी रिश्तेदारी की विशेषताएं क्या क्या थी, तो टेरिटोरियल है। टेरिटोरियल मतलब एक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत दूर दूर के संबंध है। यहाँ पे एक टेरिटरी के बेस पे होता था, टेरिटोरियल रिलेशन होते थे, क्षेत्रीय रिलेशन होते थे। यहाँ टबूज होते थे, मैंने बताया टबूज कहीं है ना, सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बना सकते आप प्राइमरी, और उससे प्राइमरी जो रिलेशंस में आपके आते हैं, जो प्राथमिक संबंध में आपके लोग आते हैं, उनसे यौन संबंध नहीं बना सकते। और दूसरी चीज है जो है कि पितृ परिवार से आप जो है शादी नहीं कर सकते, यानी कि पैट्री फैमिली से आप जो है शादी नहीं कर सकते। ये सब टबूज में आ जाते हैं। जीनियोलॉजी वंशावली होती है यहाँ पे, मतलब वंश टू वंश जो है यहाँ पे ट्रांसफर होती है। एक्सोगैमी लोकल, एक लोकल एक्सोगैमी होती है यहाँ पे। एक एक्सोगैमी मतलब कास्ट से बाहर आपको शादी करना होता है। बहिर्विवाह स्थानीय होता है। ठीक, किनशिप एंड सेंट्रल इंडिया, अब सेंट्रल इंडिया में किस टाइप की किनशिप होती थी, रिश्तेदारी और मध्य भारत में किस तरह की किनशिप होती थी वो देख लेते हैं हम लोग। सो इट इंक्लूड्स एरियाज लाइक राजस्थान, गुजरात, काठियावाड़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, देयर लैंग्वेजेस बीइंग राजस्थानी, गुजराती, कठियावाड़ी, ओरिया एंड मराठी। ठीक, तो ये एरिया है और उनकी लैंग्वेज क्या क्या है, क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज की भी स्टडी किया है, तो एरिया के साथ साथ लैंग्वेज भी बताया गया यहाँ पे। तो जो सेंट्रल इंडिया है उसमें ज़्यादातर गुजरात, कठियावाड़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र ये होते हैं, और इनकी जो लैंग्वेज है वो राजस्थानी, गुजराती, कठियावाड़ी, उड़िया और मराठी। ठीक, इसमें राजस्थान, गुजरात, काठियावाड़ और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उनकी भाषाएं राजस्थानी, गुजराती, काठियावाड़ी, उड़िया और मराठी। ठीक, तो भाषा के साथ साथ एरिया भी आपको याद रखना है और एरिया के साथ साथ भाषा भी याद रखना है। somehow these languages are related to संस्कृत, और ये जो लैंग्वेज है ये ज्यादातर जो है किससे रिलेटेड है, संस्कृत से रिलेटेड, एंड आर प्लेस्ड इन द नॉर्दर्न एरिया ऑफ इंडिया, और ये जो है नॉर्दर्न एरिया ऑफ इंडिया में प्लेस की जाती है।
किसी तरह ये भाषाएं संस्कृति से संबंधित हैं और भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक। There are three main points to be kept in mind while learning about the northern area. ये नॉर्दर्न एरिया का ही है, इसको स्किप करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। तो सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से पार्ट आते हैं वो मैंने बता दिया। पार्ट्स याद रखना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। देखते हैं अगर आगे कुछ मिलता है उसमें। सो नॉर्दर्न इंडिया के कुछ और फीचर्स हैं। द नॉर्दर्न एरिया डज नॉट अलाउ क्रॉस कजिन मैरिजेस। नॉर्दर्न इंडिया में जो है क्रॉस कजिन मैरिजेस नहीं होती हैं। उत्तर क्षेत्रीय क्रॉस कजिन विवाह की अनुमति नहीं देता है। क्रॉस कजिन मतलब वही है पितृ परिवार से। क्रॉस कजिन मतलब कि आपके जो चचा के बेटे होंगे या बेटियां होंगी वो आपकी क्रॉस कजिन कहलाते हैं। ठीक। तो क्रॉस कजिन मैरिजेस जो है यहाँ पे अलाउ नहीं है नॉर्दर्न इंडिया में। एक्सोगेमस क्लेन हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट। और यहाँ पे जो एक्सोगेमस क्लेन है वो अलग अलग कास्ट में डिवाइड है। बहिर्विवाह गोत्र विभिन्न जातियों में विभाजित हो गए हैं। In some of the casts, exogamous clan are stratified in hypergamous rank. ठीक। तो कुछ कास्ट में जो एक्सोगेमस क्लेन है उनको हाइपरगैमस रैंक में रखा गया। हाइपरगैमस मतलब कि जहाँ पे शादियां जो है निचली जाति में, लड़कियों की शादियां अपर कास्ट में तो हो सकती हैं लेकिन लड़कों की मतलब लड़कियों की शादियां किसी निचली जाति में नहीं हो सकती। कुछ जातियों में बहिर्विवाही कुलों को अति विवाही रैंक में स्तरीकृत किया जाता है। Also, it is not necessary that all these points are existing in all region of northern India. तो आप ये नहीं कह सकते कि नॉर्दर्न इंडिया के सारे पार्ट्स में ये सब पॉइंट वैलिड हैं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज़्यादातर पार्ट में पाया जाता है। ठीक। फॉर इंस्टेंस इन राजस्थान जाट फॉलो द रूलिंग ऑफ टू गोत्रास, गोत्रा एक्सोगैनी। ठीक। तो राजस्थान की बात अगर करें तो वहाँ पे जो जाट्स हैं वो जो है दो दो गोत्रा एक्सोगैनी को फॉलो करते हैं एंड विलेज एक्सोगैनी को फॉलो करते हैं। ठीक। दो गोत्रा एक्सोगैनी को फॉलो करते हैं और विलेज एक्सोगैनी को फॉलो करते हैं। साथ ही ये भी आवश्यक नहीं है कि ये सभी बिंदु उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में मौजूद हों। उदाहरण के लिए राजस्थान में जाट दो गोत्र बहिर्विवाह और ग्राम बहिर्गमन के शासन का पालन करते हैं। ठीक। तो दो गोत्र में आप बहिर्विवाह करेंगे और जो है ग्राम बहिर्गमन करेंगे, मतलब अपने विलेज में ही शादी नहीं कर सकते आप। फोर गोत्रा रूल्स आर फॉलोड बाय बनियास। अब बनिया जो है क्या करते हैं, चार गोत्रा रूल फॉलो करते हैं। ठीक। एंड हाइपरगैमस क्लेम, दो गोत्रा मतलब कि फिक्स होता है कि इन गोत्रा में शादी नहीं कर सकते। चार गोत्रा मतलब जो राजस्थान के बनिया थे वो चार गोत्रा में शादी नहीं करते थे, मतलब चारों गोत्रा को अपना गोत्र मानते थे और उसमें शादी नहीं कर सकते। एंड हाइपरगैमस क्लेम्स आर इन राजपूत, और हाइपरगैमस क्लेम जो है वो किसमें पाया जाता है, राजपूत। एंड हेयर फॉर मैरिज फ्यूडल स्टेटस इज अ सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन। ठीक। तो मैरिज के लिए यहाँ पे फ्यूडल स्टेटस जो है बहुत जरूरी था, मतलब आपके आपके पास पूंजी होनी चाहिए। ठीक। बनियों द्वारा चार गोत्र नियमों का पालन किया जाता है और राजपूतों में अति विवाहित गोत्र होते हैं और यहाँ विवाह के लिए सामंती स्थिति एक महत्वपूर्ण विचार है। ठीक। किनशिप इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में किस तरह का किनशिप था, दक्षिण भारत में रिश्तेदारी किस तरह की पाई जाती थी ये देखते हैं। हाँ, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग, बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग। द रीजन दैट कम्स अंडर साउथ इंडिया आर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड अदर रीजन दैट हैव पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक। तो सदर्न पार्ट का अगर आप देखें तो इसमें ज़्यादातर जो रीजन आते हैं वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और दूसरे रीजन जिनकी अलग अलग लैंग्वेजेज होती थी वो पाए जाते हैं। ठीक। दक्षिण भारत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और अन्य क्षेत्र हैं जहाँ विभिन्न भाषाओं वाले लोग रहते हैं। ठीक। It is complex to study the southern area
as they are dominated by patriarchal and patrilineal system। तो सदर इंडिया का जो पार्ट है वो ज़्यादातर पैट्रीलोकल और पैट्रीलिनियल सिस्टम से मतलब डोमिनेटेड था। मतलब यहाँ पे पैट्रीलोकल और पैट्रीलिनियल सिस्टम चलता था एंड इन सम एरिया मैट्रीलिनियल एंड मैट्रीलोकल सिस्टम था। तो सारे सिस्टम यहाँ पे पाए जाते थे, इसीलिए इसीलिए जो है इसको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि पैट्रीलोकल भी पाया जा रहा है, मैट्रीलोकल भी पाया जा रहा है और पैट्रीलिनियल भी पाया जा रहा है और मैट्रीलिनियल भी पाया जाता है। मैट्रीलिनियल और पैट्रीलिनियल क्या होता है? पैट्रीलोकल कहते हैं जब आपका जो रेसिडेंस है वो मैरिज के बाद अगर फादर के घर पे हो तो वो पैट्रीलोकल कहलाता है। पैट्रीलिनियल कहते हैं अगर आपका लीनियज जो है वो फादर से चल रहा है तो उसको पैट्रीलिनियल कहा जाता है। मैट्रीलोकल अगर मैरिज के बाद जो है हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो मदर के घर पे रह रहे हैं तो ये मैट्रीलोकल कहलाता है, और लीनियज अगर जो है मदर से चल रहा है तो वो मैट्रीलिनियल कहलाता है। दक्षिणी क्षेत्रों का अध्ययन करना जटिल है क्योंकि उसमें पितृस्थानीय और पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रभुत्व है, और कुछ क्षेत्रों में मातृ सत्तात्मक और मात्र स्थानिक व्यवस्थाएं। ठीक, तो ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे पाई जा रही हैं कि सत्तात्मक भी है और मातृ सत्तात्मक भी है और पितृस्थानीय भी है और मातृ स्थानीय भी है। इस वजह से इसको स्टडी करना जटिल था। ठीक, इफ वी कंपेयर सदर्न एंड नॉर्दर्न किनशिप, अगर हम जो है सदर्न और नॉर्दर्न किनशिप को कंपेयर करते हैं, we can state that in southern areas we can say there is no difference between the family of birth and the family of marriage। तो दोनों पार्ट्स में आप डिफरेंट नहीं पाएंगे, फैमिली ऑफ बर्थ में और फैमिली ऑफ मैरिज में। एंड इन नॉर्थ पार्ट वी हैव अ क्लियर कट डिफरेंस। अगर साउथ इंडिया में देखेंगे तो जो बर्थ के जरिए फैमिली बन रही है और जो मैरिज के जरिए फैमिली बन रही है उनमें कोई डिफरेंस आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्लियर कट डिफरेंस नजर आता है। ठीक, यदि हम दक्षिणी और उत्तरी रिश्तेदारी की तुलना करते हैं तो हम कह सकते हैं कि दक्षिणी क्षेत्रों में हम कह सकते हैं कि जन्म के परिवार और विवाह के परिवार के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो जो दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो जन्म से परिवार बनते हैं और जो विवाह से परिवार बनते हैं उन दोनों परिवारों में कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम उत्तरी क्षेत्र की बात करते हैं, यानी कि उत्तरी भाग की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो जन्म से परिवार बनते हैं या जो विवाह से परिवार बनते हैं उन दोनों में आपको स्पष्ट अंतर नजर आता है। ठीक, so here we see marriage are used to strengthen the kin relationship with one another। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैरिज जो है वो एक दूसरे के रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए की जाती है। एक इन साउथ इंडिया देयर आर टू सेट्स ऑफ लाइन दैट गाइड पीपल और डिसेंट with whom one can marry and second with whom one can not marry। ठीक, तो दो सिस्टम बताए जाते थे, दो गाइड्स दी जाती थी, कहाँ किससे आप शादी कर सकते हैं किससे नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर कट डिसीजन बताया जाता है। कैसे अंतर है, मतलब कि आप पा जाएंगे कि मतलब कि ये जो रिलेशनशिप है ये मैरिज के थ्रू है, और एक रिलेशनशिप जैसे मान लेते हैं कि आप आ, बहुत सारे रिलेशन नॉर्दर्न इंडिया में ऐसे पाए जाते हैं कि आप जो जिस नाम से उनको बुलाया जाता है उस नाम से ही आप पा लेंगे कि मतलब ये मैरिज के थ्रू रिलेशन है, ये मैरिज के थ्रू रिलेशन है। जैसे कि अगर सिस्टर इन लॉ को बुलाना हो आपको, भाभी का कॉन्सेप्ट जो है नॉर्दर्न इंडिया में लिया जाता है, तो भाभी के कॉन्सेप्ट से आप आराम से पता पा जाएंगे कि ये जो रिलेशन है ये कहाँ पे है, ये किस जरिए से आ रहा है, ये मैरिज के जरिए से आ रहा है। ठीक, तो ये साउदर्न इंडिया में ये डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अतः यहाँ हम देखते हैं कि विवाह का प्रयोग एक दूसरे के साथ सगे संबंधों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। तो साउदर्न इंडिया में जो विवाह का कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे के संबंध को मजबूत करने के लिए किया जाता है। दक्षिण भारत में एक रेखा के दो सेट। ठीक, तो दक्षिण भारत में दो रेखाएं बताई गई हैं, किसके साथ आप किन वंशों के साथ आप जो है उन लोगों या वंशजों का मार्गदर्शन करते हैं जिनके साथ कोई विवाह कर सकता है और दूसरे जिनके साथ कोई विवाह नहीं कर सकता।
तो किन वंशों के साथ या मार्गदर्शन के साथ आप विवाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। Mandelbaum explained Dravidian kinship terminology can be derived from a few postulates, a principal one being that the children of brother and sister should marry। ठीक, तो यहाँ पे ड्राविडियन किनशिप टर्मिनोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट था कि जहाँ पे जो है चिल्ड्रेन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर शुड मैरी। ठीक, तो ब्रदर और सिस्टर के जो चिल्ड्रेन हैं वो आपस में मैरी कर सकते हैं आराम से। ठीक, मंडलबॉम द्रविड़ नातेदारी शब्दावली की व्याख्या करते हैं। कुछ अभिधारणाओं से प्राप्त किया जा सकता है कि जिसमें एक मुख्य है कि भाई और बहन के बच्चों को विवाह करना चाहिए, मतलब भाई और बहन के बच्चे जो है आपस में विवाह कर सकते हैं। तो यहाँ पे कजिन मैरिजेज का कॉन्सेप्ट एक तरह से अलाउ था। द टर्म यूज फॉर क्रॉस कजिन ऑफ द अपोजिट सेक्स, a man's mother's brother's daughter and usually also his father's sister's daughter has the connotation of a prospective or possible spouse। ठीक, तो यहाँ पे क्रॉस कजिन मैरिज का जो टर्म दिया गया था वो किसके लिए था? अपोजिट सेक्स के लिए। जैसे कि एक आदमी है, अ मैन्स मदर्स ब्रदर, एक आदमी की जो माँ के भाई है उनकी डॉटर से आप जो है शादी कर सकते हैं। एंड यूजुअली आल्सो हिज फादर सिस्टर, और अपने जो फादर है उनके सिस्टर्स। ठीक, तो एक तरह से अगर नॉर्दर्न इंडिया के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो मामा की बेटी और अ, फूफी की बेटी, इनसे आप जो है शादी कर सकते हैं। ठीक, हैज द कनोटेशन ऑफ अ पर्सपेक्टिव और पॉसिबल स्पाउस। विपरीत लिंग के चचेरे भाई, एक आदमी की माँ के भाई की बेटी और आमतौर पर उसके पिता की बहन की बेटी भी उसके लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द का संभावित या संभावित जीवन साथी का अर्थ है। मतलब कि आप जो है मामा, मतलब जो आपके फादर हैं उनकी बहन की बेटी और जो मदर है उनके भाई की बेटी से शादी कर सकते हैं। तो एक तरह से ये क्रॉस कजिन मैरिज यानी कि विपरीत लिंग चचेरे भाई की शादी के तौर पे आप समझ सकते हैं इसको, कि इस तरह के सदन पार्ट में इस तरह की मैरिजेस अलाउड। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस मतलब पार्ट में या किस कम्युनिटी में, तो द्रविडियन कम्युनिटी में ज़्यादातर जो है ये क्रॉस कंट्री मैरिजेस अलाउड। बाय एक्सटेंशन ऑल पोटेंशियल मेट्स आर कॉल्ड क्रॉस कंट्री। विस्तार से सभी संभावित साथियों को क्रॉस चचेरा भाई बहन कहा जाता है। तो जो भी जिनसे भी शादी की जा सकती है, ठीक, जो भी पोटेंशियल मेट्स थे उनको क्रॉस कजिन कहा जाता है। सो देयरफॉर मैरिज आर यूज्ड टू स्ट्रेंथन द टाइज अमंग ईच अदर। तो आप चूंकि अब कैसे टाइज बढ़ रही है, कैसे जो रिलेशन है उसमें मजबूती कैसे आ रही है। हाँ, ब्लड रिलेशंस, हाँ मतलब फादर और मदर का तो ब्लड रिलेशन है ही है, मतलब मदर के भाई हैं तो मदर और जो मामू हैं उनका तो मतलब ब्लड रिलेशन हो ही जा रहा है। लेकिन वहाँ पे द्रविडियन फैमिली में ये अलाउड है। सो ये कैसे टाइज बना रहे हैं, क्योंकि देखिए फादर और जो है फादर की जो सिस्टर है उन दोनों के साथ तो अच्छा रिलेशन होता है, लेकिन उनके बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होता है। तो चूंकि मैरिज कराई जाती थी दोनों के बीच में, ताकि मतलब रिलेशंस दोनों के बीच में अच्छे रहे, तो शादी होने के बाद बच्चों के बीच में भी रिलेशन अच्छे हो गए। इसी तरह माँ और माँ के जो भाई हैं उनके साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, लेकिन चूंकि उनके बच्चों के बीच में रिलेशन उतने अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए जो है उनके बीच में भी शादियां करा के जो है रिलेशन को मजबूत बनाया जाता है। ठीक, इट मेंटेन्स यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग एमंग किड। ठीक, इस वजह से जो है इनके अंदर जो रिश्तेदार थे उन लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती थी और यूनिटी भी मेंटेन रहती थी। इसलिए विवाह का उपयोग एक दूसरे के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। तो मैंने बताया, एक्सप्लेन किया है कि कैसे संबंध मजबूत किए जाते थे इसमें। ये परिजनों के बीच एकता और समझ बनाए रखता है। ठीक, परिजनों के बीच एकता और समझ बनाए रखता है।
आफ्टर ऑल his analysis, Noor Yelman says, brother and sister must be separated, but their offspring must also be unified. ठीक, तो ये कहते हैं नूर येलमन सेज, मतलब ये कहते हैं नूर येलमन जो है एनालिसिस करने के बाद बताते हैं कि ब्रदर और सिस्टर की शादी तो नहीं हो सकती, इनको सेपरेट ही करना चाहिए, लेकिन उनकी ऑफ स्प्रिंग मतलब उनके बच्चों को जो है यूनाइट करना चाहिए। ठीक, ये इनका मानना था। नूर यलमन कहते हैं कि भाई और बहन को अलग होना चाहिए, लेकिन उनकी संतानों को भी एकजुट होना चाहिए। ठीक, भाई और बहन के बीच में तो शादी नहीं हो सकती, तो वो तो अलग हो ही रहे हैं, लेकिन उनकी संतानों के बीच में जो है एकजुटता बरकरार रहना चाहिए, और वो कैसे हो सकती है, वो मैरिज के जरिए ही हो सकती है। इन सदर्न इंडिया द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू बाइलेटरल लिंक्स एंड लिटिल टू टेरिटोरियल एक्सोगेनी और नेम। ठीक, तो यहाँ पे जो है सदर्न इंडिया पे ज्यादातर इम्पोर्टेंस जो दी जाती थी वो बाइलेटरल लिंक्स के जरिए दी जाती थी, और कोई भी टेरिटोरियल एक्सोगेनी यहाँ पे नहीं पाई जाती। ठीक, दक्षिणी भारत में द्विपक्षीय संबंधों को महत्व दिया जाता है, और क्षेत्रीय बहिर्विवाह को बहुत कम या शून्य माना जाता है। मतलब कि क्षेत्रीय बहिर्विवाह जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में विलेज एक्सोगेमी पाई जाती है ना, यहाँ पे नहीं पाई जाती। मतलब ऐसा क्षेत्र तय नहीं था कि इस क्षेत्र के अंदर जो है आप शादी नहीं कर सकते, ऐसी चीजें नहीं पाई जाती थी सदर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया किनशिप, ईस्टर्न इंडिया में किनशिप किस टाइप के थे, पूर्वी भारत में रिश्तेदारी किस तरह की थी, ये लास्ट है किनशिप के बारे में। द ईस्टर्न एरिया हैज नो स्पेसिफिक बॉर्डर एंड इज नॉट कंपेयर्ड। तो ईस्टर्न इंडिया का कोई स्पेसिफिक बॉर्डर नहीं है, इसीलिए ये कम्पैक्ट भी नहीं है। पूर्वी क्षेत्र की कोई विशेष सीमा नहीं है, और ये कम्पैक्ट नहीं है। ठीक, अब ये इसकी कोई क्षेत्र नहीं है, आपको एरिया नहीं बताया जा सकता इसमें कि कौन सी एरिया जो है यहाँ पे पाई जाती है। नॉर्दर्न लैंग्वेज आर प्रोमिनेंट एज वेल एज अदर लैंग्वेज। तो यहाँ पे ज्यादातर नॉर्दर्न लैंग्वेज, जो नॉर्थ में लैंग्वेज बोली जाती थी, वही ज्यादातर ईस्टर्न पार्ट में भी बोली जाती हैं। और उसके साथ साथ कुछ और लैंग्वेज जैसे कि मोखमेर एंड मुंडारी कम्युनिटीज फाउंड हेयर आर खमेर, मॉन एंड चैक। ठीक, तो ये सारी कम्युनिटीज वहाँ पे पाई जाती थी। उत्तरी भाषाएं प्रमुख हैं, और साथ ही अन्य भाषाएं जैसे मोखमेर और मुंडारी। तो ये भाषा है मुंडारी और मोखमेर। यहाँ पाए जाने वाले समुदाय खमेर, मौन और चैन। ठीक, पीपल विद मुंडारी लिंग्विस्टिक, जो मुंडारी बोलने वाले लोग थे। अब यहाँ पे मुंडारी के बारे में बताया जा रहा है, जो आप लोगों ने पूछा था अभी कि मुंडारी क्या है। तो पीपल विद मुंडारी लिंग्विस्टिक, जो मुंडारी बोलने वाले लोग थे, मुंडारी एक लैंग्वेज है, जो बोलने वाले लोग थे, उनका बैकग्राउंड है द पैट्री लोकल और मैट्री लीनियर सिस्टम। उनके पास जो है पैट्री लोकल और पैट्री लीनियर सिस्टम था, मतलब कि वहाँ पे रेसिडेंस भी फादर से चलता आ रहा था, और लीनियज भी फादर से ही चलता है। मुंडारी भाषाई पृष्ठभूमि वाले लोगों में, तो जो मुंडारी बोलने वाले लोग थे उनमें जो है ज्यादातर पितृ स्थानीय, यानी कि जो स्थान होता था विवाह के बाद दोनों के रहने का, वो पिता के साइड से होता था, और पितृ सत्तात्मक, और जो सत्ता थी वो पिता के जरिए ही ट्रांसफर की जाती थी, व्यवस्था होती। ठीक, तो ये ईस्टर्न पार्ट के बारे में बताया। हो एंड संथाल, तो हो और संथाल ये भी जो है ईस्टर्न पार्ट के ट्राइब्स हैं। प्रैक्टिस क्रॉस कजिन मैरिजेस, तो ये भी जो है क्रॉस कजिन मैरिज को प्रैक्टिस करते थे, बट only the time till when the father's sister or the mother's brother is alive। लेकिन ये तब तक ही किया जाता था जब फादर की सिस्टर या मदर के ब्रदर जिंदा हो, तभी होता था, नहीं तो नहीं हो सकता था। अगर उनकी डेथ हो जाएगी तो नहीं होता था। मैरिज विद द डॉटर इज नॉट अलाउड। ठीक, डॉटर के साथ मैरिज जो है वो अलाउ नहीं। when the fathers but only the time till when the father sister or mother's brother is alive, marriage with the daughter is not allowed। तो जब तक ये जिंदा है तब तक उनके बेटी से शादी जो है वो अलाउ नहीं। हो और संथाल ममेरे मौसेरे भाई बहनों के विवाह का अभ्यास करते हैं। तो ये मतलब क्रॉस कजिन मैरिज, यानी कि ममेरे या चचेरे भाई बहन से विवाह का अभ्यास करते हैं, मतलब इस तरह के विवाह उनके अंदर होते थे, लेकिन केवल तब तक जब तक कि पिता की बहन या माता का भाई जीवित है, बेटी के साथ विवाह की अनुमति नहीं है। जब तक वो लोग जीवित है तब तक उनकी बेटियों के साथ विवाह नहीं कर सकते, उनके डेथ के बाद उनका विवाह जो है हो सकता है।
ये उनके मतलब एक परंपरा थी, वो मानते थे, वो और संथाल जो ट्राइब्स थे उनके अंदर। तो क्रॉस कजिन मैरिजेस तो अलाउ थे, लेकिन उन लोगों के डेथ के बाद। देयरफॉर क्रॉस कजिन मैरिज इज रेयर टू बी सीन, इसीलिए बहुत कम देखा जाता था, क्योंकि आप इंतजार तो करेंगे नहीं उनके डेथ का। ठीक। तो बहुत कम जो है रेयर क्रॉस कजिन मैरिजेस आप पाएंगे। इसलिए क्रॉस कजिन यानी कि चचेरे या ममेरे भाई बहन के बीच में शादियां जो है बहुत कम पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोंडो पीपल डू नॉट फॉलो क्रॉस कजिन मैरिजेस। अब यहाँ पे जो बोंडो पीपल है, एक बोंडो कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो क्रॉस कजिन मैरिजेस को फॉलो नहीं करते। उदाहरण के लिए बोंडो लोग क्रॉस कजिन विवाह का पालन नहीं करते हैं, मतलब कि ये ममेरे या चचेरे भाई बहन से विवाह नहीं करते। इन आसाम खासीज स्पीक मोखमेर लैंग्वेज, आसाम में जो खासी हैं वो मोखमेर लैंग्वेज बोलते हैं। एंड दे फॉलो अ मैट्रीलिनियल सिस्टम, और इनके अंदर जो है मैट्रीलिनियल सिस्टम होता था, मतलब कि जो लीनिएज है वो जो है मदर की तरफ से होता था। लाइक नायर्स, बट दे आर नॉट कम्प्लीटली सिमिलर। ठीक, नायर्स की तरह, नायर्स जो थे वो केरला के थे, यहाँ पे भी मैट्रीलिनियर सिस्टम होता था। ठीक, लेकिन ये उनकी तरह मतलब सेम नहीं थे, लेकिन सिर्फ मैट्रीलिनियर सिस्टम जो नायर फॉलो करते थे उसी तरह जो है खासी भी फॉलो करते थे। असम में खासी मोकमेर भाषा बोलते हैं, और वे नायर जैसी मातृसत्तात्मक प्रणाली का पालन करते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से समान नहीं हैं। ठीक, तो वो मातृसत्तात्मक प्रणाली को तो फॉलो करते हैं नायर्स की तरह, लेकिन वो पूरी तरह से नायर्स की तरह नहीं होते। In Nair's case, matrilineal joint family exists and husband visit occasionally. ठीक, तो नायर्स फैमिली में ज्यादातर जो है मैट्रिलिनियल जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट करती है, और हस्बैंड जो है ओकेशनली विजिट करते हैं। ऐसा नहीं कि शादी होने के बाद जो हस्बैंड है वो जाकर जो वाइफ है उनके घर पे रह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ओकेशनली मतलब कि टाइम टू टाइम जाकर वहाँ पे मिलते थे। ठीक, ऐसा नहीं कि वहीं पे रहते अपनी ही जगह पे थे, लेकिन ओकेशनली जाके मिला करते थे, मतलब टाइम टू टाइम जाकर मिलते थे। खासीज हैव अ जॉइंट फैमिली, इसी तरह जो है खासी के पास भी जॉइंट फैमिली होती थी विद अ कॉमन वर्शिप प्लेस, जहाँ पे कॉमन वर्शिप प्लेस होती थी, ग्रेवयार्ड कॉमन होते थे। बट द हस्बैंड वाइफ लिव इन अ स्मॉल हाउस ऑफ देयर ओन, लेकिन हस्बैंड और वाइफ जो है अलग एक हाउस में रहते थे। ठीक, तो ये डिफरेंस था नायर्स और खासी में। नायर्स के मामले में मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार मौजूद है, और पति कभी कभार आता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है मात्र सत्तात्मक तो थी, लेकिन पति यहाँ पे कभी कभार आता था, लेकिन खासी में ऐसा नहीं था। खासी का एक संयुक्त परिवार होता है, जिसमें एक सामान्य पूजा स्थल और कब्रिस्तान होता है। तो वहाँ पे पूजा स्थल और कब्रिस्तान तो समान होगा, लेकिन पति पत्नी जो है अपने एक छोटे से घर में अलग रहेंगे। ठीक, ये डिफरेंस था। Hence, kinship is a complex component existing in society. तो इरावती कर्वे कहती हैं कि किनशिप जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है जो सोसाइटी में पाया जाता है, एंड मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी। और किनशिप जो है वो मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है सोसाइटी का, इसलिए नातेदारी समाज में मौजूद एक जटिल घटक है और समाज का सबसे बुनियादी सिद्धांत। ठीक, डिफरेंट रीजन इन इंडिया फॉलो डिफरेंट टाइप ऑफ किनशिप। तो हमने देखा कि अलग अलग रीजन जो इंडिया में है वो अलग अलग तरह की किनशिप को फॉलो करते हैं। एंड देयर आर मेनी फैक्टर विच हैव ब्रॉट चेंजेस इन किनशिप सच एज, और कई फैक्टर्स की वजह से किनशिप में भी चेंजेस आए हैं, जैसे कि माइग्रेशन की वजह से, एजुकेशन की वजह से, मोबिलिटी की वजह से। एजुकेशन की वजह से आप देखेंगे कि एजुकेशन की जो हायर एजुकेशन के लोग होते हैं वो जब ज़्यादातर कास्ट सिस्टम वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं, या रिलीजन एक्सोगेमी को फॉलो नहीं करते। भारत के रिलीजियस एक्सोगेमी या एंडोगेमी को फॉलो नहीं करते। भारत के विभिन्न क्षेत्र विभिन्न प्रकार की नातेदारी व्यवस्था का पालन करते हैं, और ऐसे कई कारक हैं जो रिश्तेदारी में बदलाव लाते हैं। तो वो कारक कौन है? प्रवास है, शिक्षा है, और गतिशीलता। ठीक, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इरावती कर्वे का, युगांता। युगांता से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं।
इससे इसी नाम की एक बुक भी है उनकी, एंड ऑफ इपॉक। ठीक, युगांता द एंड ऑफ इपॉक, तो ये पूरी बुक का नाम युगांता द एंड ऑफ एन इपॉक is a book written by anthropologist Iravati Karve. It is a critical analysis of महाभारत। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस है महाभारत। ठीक, तो महाभारत जो बुक है उसका क्रिटिकल एनालिसिस है युगांता द एंड ऑफ इपॉक। ठीक, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे ये भी आपको पता होना चाहिए कि महाभारत महाभारत की जो क्रिटिकल एनालिसिस की गई थी वो युगांता बुक में की गई थी, और युगांता किसने लिखा है, ये इरावती कर्वे ने लिखा है। युगांता द एंड ऑफ इपॉक मानव विज्ञानी इरावती कर्वे द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ये महाभारत का एक आलोचनात्मक विश्लेषण है। ठीक, तो ये आलोचनात्मक यानी कि उसमें आलोचना की गई। ठीक, आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। द बुक वॉज रिटन इन मराठी, और ये बुक जो है किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, मराठी में, क्योंकि जो इरावती कर्वे हैं वो महाराष्ट्र से संबंध रखती थी। ठीक, ओरिजिनली एंड वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय डब्ल्यू नॉर्मन ब्राउन। ठीक, और ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका किसने किया था, डब्ल्यू नॉर्मन ब्राउन ने किया था। पुस्तक मूल रूप से मराठी में लिखी गई थी और इसका अंग्रेजी में अनुवाद डब्ल्यू नॉर्मन ब्राउन ने किया था। तो ये भी याद रखना है कि युगांता द एंड ऑफ एन इपॉक ये किस लिए लिखी गई थी, किसका क्रिटिकल एनालिसिस थी, किसका आलोचनात्मक विश्लेषण था। ठीक, और इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था और किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस के बारे में बात करती हैं इरावती कर्वे। अब इसमें विरासत के बारे में बात करती हैं, तो दो टाइप के विरासत के बारे में बात करती हैं, एक है मिताक्षरा और दूसरा है दयाभागा। तो अब मिताक्षरा और दयाभागा में क्या डिफरेंस है देखते हैं। मिताक्षरा लॉ, द मिताक्षरा लॉ अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बंगाल एंड आसाम। तो मिताक्षरा लॉ जो है पूरी इंडिया में अप्लाई होता है, सिर्फ बंगाल और आसाम को छोड़ के। ठीक, बंगाल और आसाम को छोड़ के मिताक्षरा विधि जो है ये पूरे भारत में लागू होता है, सिर्फ बंगाल और असम को छोड़ के। ठीक, अब मिताक्षरा लॉ क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, अंडर दिस लॉ as it existed only until the amendment made by the Hindu Succession Amendment Act 2005। तो जब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 का, तब तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे चेंजेस तो बहुत हुए, लेकिन उससे पहले इस लॉ में क्या था वो देख लेते हैं। द सन एक्वायर बाय बर्थ एंड इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक, इस कानून के तहत जैसा कि ये हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा किए गए संशोधन तक अस्तित्व में था। ठीक, तो इससे पहले अस्तित्व में था, उसके बाद खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद जो है इस लॉ के जरिए सक्सेशन होता था, मतलब प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर होता था। तो इसमें क्या होता है, पुत्र जन्म से पैतृक संपत्ति में रुचि प्राप्त करता है, मतलब कि जैसे बच्चा पैदा हुआ उसका उस संपत्ति में हिस्सा हो गया। ठीक, उस संपत्ति में वो हिस्सेदार हो गए। ठीक, जैसे ही पैदा हुआ वो हिस्सेदार हुआ। बाप की डेथ हुई है या नहीं हुई है उससे मतलब नहीं, जैसे ही वो पैदा हुआ वो संपत्ति में हिस्सेदार हो गया। लेकिन जब ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया उसके बाद ये चीजें बदल गई, तब तक मिताक्षरा लॉ फॉलो होता था। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अंडर द मिताक्षरा लॉ thus devolves on the death of a corporationer by survivorship। इस प्रकार मिताक्षरा कानून के तहत पैतृक संपत्ति उत्तरजीविता द्वारा सहदायिक की मृत्यु पर न्यायगत होती। ठीक, दयाभागा में क्या था, द दयाभागा लॉ अप्लाइज टू द दयाभागा कानून बंगाल और असम राज्यों और दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाले बंगालियों और असमियों जैसे समुदायों पर लागू होता था। टू द कम्युनिटीज है, ठीक है, जे गलत यहाँ पे आया है। द दयाभागा लॉ अप्लाइज टू द कम्युनिटीज लाइक बंगालीज एंड आसामीज। तो मिताक्षरा जो है इन्हीं दो जगहों पे अप्लाई नहीं होता था, तो इनके लिए जो है कौन सा कानून था, दयाभागा।
लिविंग इन द स्टेट ऑफ बंगाल एंड असम एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, तो जहाँ जहाँ पे ये लोग रहते थे बंगाली और असमीज, उन पे ये दयाभागा लॉ अप्लाई होता था। दयाभागा कानून बंगाल और असम राज्यों और दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाले बंगालियों और असमियों जैसे समुदाय पर लागू होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सन डजंट एक्वायर एनी राइट बाय बर्थ। यहाँ पे इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है आपको बर्थ से जो है कोई राइट नहीं दिया जाता था प्रॉपर्टी में, जो भी एंसेस्टरल प्रॉपर्टी थी उनमें कोई राइट नहीं दिया जाता था बर्थ से। द सन्स राइट अराइजेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फादर्स डेथ। जब तक फादर की डेथ नहीं हो जाती तब तक आपको राइट नहीं मिलेगा, जैसे ही फादर की डेथ हो जाती है वैसे ही सन को राइट मिलता था प्रॉपर्टी में, उससे पहले नहीं मिलता था। मिताक्षरा के उल्टा था। इस कानून के अनुसार पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्म से कोई अधिकार नहीं होता है। पिता की मृत्यु पर पहली बार पुत्र का अधिकार उत्पन्न होता है। जब पिता की मृत्यु हो जाएगी तब पहली बार जो है जो पुत्र है उसका अधिकार संपत्ति पर होगा। उससे पहले जैसे मिताक्षरा में जन्म से ही अधिकार हो जाता था, तो इसमें जन्म से अधिकार नहीं होता था। ठीक, पिता की मृत्यु के बाद ही होता था। सा अब जो है इरावती कर्वे ने और दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या बात की है देखते हैं। सी सॉ अ सिमिलरिटी बिटवीन सोसाइटी एंड किल्ट। ठीक, सोसाइटी और किल्ट के बीच में सिमिलरिटी माना इन्होंने। किल्ट किसको कहते हैं? जो रजाई होती है, रजाई में अलग अलग कलर होते हैं ना, और उसमें बहुत सारी मतलब जैसी सोसाइटी को उन्होंने उससे रजाई के साथ जो है यानी कि किल्ट के साथ जो है सिमिलर सिमिलर बताया। मतलब कि जिस तरह से सोसाइटी में अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं, अलग अलग टाइप्स की सोसाइटीज, अलग 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 टाइप्स के पीपल्स पाए जाते हैं, रूल्स पाए जाते हैं, किल्ट की तरह। ठीक, जैसे रजाई में अलग अलग कलर होते हैं, ठीक, और अलग अलग तरह की चीजें उसमें डाल के बनाई जाती हैं। तो इसी तरह उन्होंने देखा कि समाज और रजाई में एक समानता देखी है। ठीक, अब किल्ट का ट्रांसलेशन कहीं कहीं रजाई भी होता है और कहीं कहीं धुलाई भी होता है। ठीक, दोनों चीजें हो सकती हैं। शी सेड दैट कास्ट इज एन एक्सटेंडेड किनशिप। उन्होंने कहा कि कास्ट जो है वो क्या है, एक एक्सटेंडेड किनशिप है। मतलब कि किनशिप का बढ़ा हुआ फॉर्म है। किनशिप जैसे किनशिप की शुरुआत होती है, धीरे धीरे जब वो किनशिप बढ़ता जाता है तो एक कास्ट में ट्रांसफर हो जाता है। उन्होंने कहा कि जाति एक विस्तारित नातेदारी, एक विस्तारित नातेदारी है। कास्ट को उन्होंने एक्सटेंडेड किनशिप के रूप में पहचाना है। बुक्स देख लेते हैं। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इवन मतलब सारे एग्जाम में लगभग आप देखेंगे, अगर 2010 से 2022 तक के पेपर देखेंगे तो तकरीबन 6 से 7 पेपर में तो आपको मिल ही जाएगा। इसमें किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ठीक, ये 1953 में पब्लिश हुई। द व्हील्स ऑफ वेस्ट खानदेश 1958, हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन 1968, ग्रुप relations in village community 1963, the social dynamics of growing towns and its surrounding area 1965, महाराष्ट्र लैंड ऑफ पीपल। ठीक, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1965 युगांता द एंड ऑफ इपॉक आपका इंपॉर्टेंट बुक भी है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी है। 1968 में ये बुक पब्लिश हुई थी। ठीक, तो ये था कॉन्सेप्ट और रिलेटेड टू इरावती कर्वे। और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना हम लोग लीव करते हैं क्लास। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।
जो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मेन ही, ठीक, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया गया है। जो भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे गए। जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ज़्यादातर किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो उन्होंने 4 पार्ट में इंडिया को डिवाइड किया था।